जिस तरह कोरोना के नए वेरिएंट के मरीज भारत में लगातार बढ़ रहे हैं, उसमें उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग की तैयारियां भी जोरों पे चल रही हैं। आज अगर बदायूं की बात करेंगे तो बदायूं के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र दातागंज पे हमारे साथ सीएससी प्रभारी रितेश भसीन हमारे साथ हैं और मैं डॉक्टर साहब से जानूंगा कि किस तरह की स्वास्थ्य विभाग की तैयारियां हैं और क्या क्या कोरोना नए वेरिएंट से लड़ने के लिए क्या किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग कितनी दातागंज क्षेत्र में तैयारियां कर रहा है। तो डॉक्टर साहब, भारत आज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं जानना चाहूँगा कि जिस तरह से भारत में नया वेरिएंट बढ़ रहा है, उसको देखते हुए स्वास्थ्य विभाग तमाम तैयारियों पर जुटा है। वैक्सीन की रिसर्च हो रही है, पर प्रदेश सरकार में भी तैयारियां चल रही है। कुछ दिन पहले मॉक ड्रिल का कार्यक्रम भी किया गया। तो दातागंज क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग की कितनी अच्छी तैयारियां हैं, क्या नया हो रहा है, कैसे इस आने वाली महामारी से बचा जा सकेगा। नमस्कार सभी को। जैसा कि शासन की तरफ से और उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से भी गाइडलाइंस आ गई थी, उसमें ये उल्लेख करा गया था कि BF7 वेरिएंट जो कि प्रायतः अभी सिर्फ विदेश से आने वाले सैलानियों में पाया गया है, उससे सतर्कता बरतने की कहा गया है। सबसे पहले तो ये बोला गया है कोई भी ऐसा बंदा या युवक जो विदेश से आ रहा है उसकी जांच, उसकी पहली जांच वहीं पे एयरपोर्ट पे होनी चाहिए। और अगर वो अपने घर पे पहुंच गया है तो हम अपने CSC लेवल पे, अगर हमें पता है वो यहाँ पे आया है तो उसकी जांच हम दोबारा करवाएं। तो किसी भी ऐसा बंदा जो विदेश की यात्रा करके आया है उसकी जांच 100% होनी ही है। दूसरी ये बात कि अभी तक शायद उत्तर प्रदेश में इसके 1 या 2 मामले आए हैं। जो एक चीन से एक युवक आए थे आगरा में शायद एक केस है, और तो जिलों की जानकारी नहीं। इधर बदायूं में तो अभी कोई केस नहीं है। फिलहाल उन्होंने ये बोला है कि इसकी RT-PCR के साथ एक जीन सैम्पलिंग भी होती है, वो शायद लखनऊ स्तर से होगी। तो उसमें ये पता लगेगा कि कौन सा वेरिएंट है। वो जीन सैम्पलिंग के लिए भी हमको उसका सैंपल लखनऊ भेजना पड़ेगा, तभी पुष्टि हो पाएगी कि कौन सा वेरिएंट है। क्योंकि इस समय अभी ज़्यादा केस तो नहीं है, तो जब तक कुछ लोग की जांच नहीं हो पाएगी तब तक पता नहीं लग पाएगा कौन सा वेरिएंट है। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह से देखा जा रहा है कि चीन में जो स्थिति है, चीन की जो स्थिति से अनुमान लगाता है, वहाँ की खबरों को देख करके जो अनुमान लगाया जाता है, अगर भारत में ऐसी स्थिति हुई तो स्वास्थ्य विभाग की दातागंज क्षेत्र में किस तरह की व्यवस्था है। क्योंकि शुरुआती दौर में जगह जगह ग्राम पंचायतों में भी कोविड सेंटर बनाए गए थे, तो उसको लेकर के अभी वर्तमान की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की कितनी जो व्यवस्थाएं हैं और कितने कोविड सेंटर दातागंज क्षेत्र में हैं। दातागंज में पहली वेव से ही हमारी PHC को हमने एक कोविड सेंटर बना दिया गया था। हालांकि उसमें कोई मरीज़ भर्ती करने की ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ी थी, क्योंकि ज़्यादातर हमारे में केस एसिम्प्टोमेटिक हुए थे। और अगर क्योंकि वो लेवल 1 फैसिलिटी बोली जाएगी अगर हमारी PHC CSC लेवल पे वो केस है, क्योंकि गंभीर लक्षणों के अनुसार वो लेवल 2 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या लेवल 3 मेडिकल कॉलेज भी रेफ़र होते थे। तो अगर कोई हमको सीवियर श्रेणी के मरीज़ मिलते थे तो हम उसको मेडिकल कॉलेज सीधे रेफ़र कर देते थे। इसके अलावा लक्षण रहित जितने भी मरीज़ होते थे उनको होम क्वारंटाइन करके हम उनका उपचार फ़ोन द्वारा माध्यम से रोज़ पूछ के और उनके घर पे दवाई भिजवा कर करते थे। तो ये देखने वाली बात होगी आने वाले समय में कि क्या कोविड के जो केस अगर होंगे तो उसमें किस तरीके के मरीज़ ज़्यादा हैं, एसिम्प्टोमेटिक या सिम्प्टोमेटिक। हालांकि सिम्प्टोमेटिक के लिए दातागंज में तो नहीं, एक कोविड हॉस्पिटल की स्थापना करी गई है समरेर CSC पे। वहाँ कोविड हॉस्पिटल की श्रेणी का अस्पताल पूरे ज़िले में 4 बनाए गए हैं, उसमें से एक बगल में समरेर CSC को बनाया गया है। अच्छा डॉक्टर साहब, कोविड के साथ साथ जिस तरह से सर्दी का मौसम चल रहा है और इन सर्दियों में नवजात शिशुओं को स्वास्थ्य विभाग में तो सुविधाएं दी जाती हैं और लोगों को जागरूक भी किया जाता है, तो ऐसी सर्दी में आने वाली जो सर्दी से है, नवजात शिशुओं को कैसे बचाया जाए और उनका क्या उपचार है। जो 1 साल से कम उम्र के बच्चे होते हैं उसमें ठंड लगने की ज़्यादा प्रवृत्ति होती है, वो बीमार जल्दी पड़ सकते हैं। क्यों? उनकी इम्यूनिटी थोड़ी सी वीक होती है। तो सबसे पहले तो ये बोला जाता है कि उसका बच्चे को कम से कम 3-4 लेयर के कपड़े पहनाएं। अगर हमने खुद 2 लेयर के कपड़े पहने हैं तो हम उसको एक्स्ट्रा लेयर पहनाएं, हम उसको 4 लेयर के कपड़े पहनाएंगे। और ये ना समझें कि हमको ठंड नहीं लग रही तो बच्चे को भी नहीं लगेगी। बच्चा उसी ठंड में ज़्यादा बीमार पड़ सकता है। बच्चों को बाहर इस मौसम में खेलने के लिए ना भेजें। अगर आंगन वगैरह में भी खेल रहा है तो कम से कम अगर लगे कि कोहरा ज़्यादा है, आज धूप नहीं निकली है, तो बच्चे को बाहर ना निकालें। कपड़े पूरे पहना के रखें। और दूसरा
छोटे बच्चों में देखा गया है कि आप उसको आग, लकड़ी की आग या अंगीठी जिसमें से धुआं निकलता है, उसके पास ना भेजें, उसके पास ना बिठाएं। एक इलेक्ट्रॉनिक हीटर जैसे कि आते हैं जो बिजली से चलते हैं, जो धुआं नहीं फेंकते हैं, उससे अगर आप कमरे में गर्माहट दे पा रहे हैं तो वो सही है, नुकसान नहीं पहुंचाएगी। लेकिन कोई भी चीज़ जो धुआं करती है, अंगीठी हुई या फिर कोयले वाली या फिर लकड़ी से, तो वो बच्चों को और बूढ़ों को सबको नुकसान पहुंचा सकती है, क्योंकि वो फेफड़े में उसका धुआं जाता है। इसके अलावा अगर कोई भी सांस लेने में परेशानी, बुखार या फिर निमोनिया जैसे लक्षण, पसलियाँ चलना, तो इन सब की जो दवाई अगर लें तो वो डॉक्टर की सलाह पर ही लें, और एक अच्छे अस्पताल जो रजिस्टर्ड हो या फिर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो यहाँ पे सरकारी अस्पताल हैं उन्हीं से ही लें, किसी झोला छाप से ना लें। अच्छा, ये देखा जाता है कि डॉक्टर साहब सर्दियों के मौसम में नवजात शिशुओं में मृत्यु दर ज़्यादा पाई गई है, तो क्या कारण है, किस कारण से जो है मृत्यु दर बढ़ जाती है? मृत्यु दर बढ़ने का कारण जैसे मैंने बताया, उनमें ठंड लगना, निमोनिया ही सबसे बड़ा कारण है। निमोनिया की वजह से शुरुआत में अगर ओरल एंटीबायोटिक्स चल रही हैं, उसके बाद अगर स्थिति गंभीर हो जाती है तो आईवी एंटीबायोटिक्स यानी कि भर्ती रह के ही उसका इलाज संभव है। उसमें नेबुलाइजेशन वगैरह भी कराया जाता है, वो डॉक्टर साहब डिसाइड करेंगे कि केस कैसा है, क्या करना है। तो कुछ लोग झोला छाप से ही दवाई ले लेते हैं और सोचते हैं सही हो जाएगा, लेकिन निमोनिया इतनी तेज़ी से शरीर को जकड़ता है जिसकी वजह से वो मृत्यु का कारण बनता है। अच्छा, एक चीज़ और डॉक्टर साहब, यहाँ पर जिस तरह से देखा गया कि युवाओं में अटैक की समस्या ज़्यादा आ रही है, चर्चाएं ये भी रहती हैं, जैसे झोला छाप जो डॉक्टर बोले जाते हैं वो तरह तरह के बताते हैं कि ये कोरोना का कोई वेरिएंट असर कर गया है, इस वजह से मृत्यु दर बढ़ रही है। तो कारण क्या है कि युवाओं में हार्ट अटैक की समस्या क्यों आ रही है? मेरे पर्सनल ख्याल से तो ऐसे लोग की ज़्यादा न्यूज़ में खबर आई है जो जिम जाते थे। जिम जाने का कारण ये है कि जिम में आपके जो ट्रेनर होते हैं वो ऐसे सप्लीमेंट्स आपको देते हैं जिसमें कैफ़ीन की मात्रा ज़्यादा होती है। एक नॉर्मल इंसान को 50 या 100 मिलीग्राम से ज़्यादा कैफ़ीन नहीं लेनी चाहिए, लेकिन जिम वाले जो आपको सप्लीमेंट देते हैं उसमें 1000 मिलीग्राम तक की डोज होती है। इसकी वजह से आपका जो हृदय है बहुत ज़्यादा बीट करता है और वही आगे फेलियर का कारण बनता है। तो कोई भी ऐसी व्यायाम करें जो कि आपके शरीर को नुकसान पहुंचा रहा है, तो आप पहले डॉक्टर की चिकित्सीय सलाह लें कि क्या ये हमारे शरीर के लिए सही है, क्योंकि जिम के ट्रेनर जो सलाह दे रहे हैं वो कोई डॉक्टर तो है नहीं, उनके पास कोई नॉलेज इतनी नहीं है। वो तो सिर्फ शरीर बनाने के लिए आपको सप्लीमेंट दे रहे हैं, उससे हृदय पर क्या प्रभाव पड़ रहे हैं उनको खुद नहीं पता है। अच्छा, जो चर्चाएं इस तरह से लोग अब फैला रहे हैं कि कोरोना का वेरिएंट है जो शरीर पे असर कर रहा है, उनमें ये अधिकतर हार्ट अटैक आ रहा है, उसके लिए क्या कहेंगे? देखिए, हर बीमारी से कुछ दूरगामी परिणाम तो हो सकते हैं, लेकिन ये कहना अभी बिना रिसर्च के अनुचित होगा कि ये कोविड का ही कारण है। बाकी अगर कोई इस तरह की रिसर्च अगर आएगी तो वो सबको बताई जाएगी। अच्छा, सर्दी के साथ साथ सर्दी में जो नवजात बच्चों के साथ साथ बुजुर्गों में भी एक बड़ी समस्या है, मृत्यु दर भी बच्चों की अपेक्षा बुजुर्गों में भी रहती है। तो क्या कारण है, बुजुर्गों को कैसे बचा जाए सर्दी से, और उनके उपचार के क्या वो है कि सर्दी से कैसे बचें, किस तरह का उपचार लें यदि बीमार हैं तो? कुछ बीमारियां हैं जो वृद्धावस्था में और ज़्यादा पकड़ लेती हैं, उसमें से अस्थमा वगैरह है, कोई सांस की बीमारी है, सीओपीडी जैसी बीमारी है। तो अगर कुछ टीबी के पुराने रोगी हैं, तो ऐसे सांस के संबंधी कोई भी अगर रोग किसी को पहले से चला आ रहा है तो ये चीज़ ज़्यादा एग्रेवेट यानी कि बढ़ जाती हैं सर्दी के मौसम में। तो उनको भी धुएं से बचाव करना चाहिए, कोई भी ऐसी अंगीठी या फिर लकड़ी या कोयला वगैरह जलते हुए इन सब से दूर रहना चाहिए। रूम हीटर इलेक्ट्रिक वाला इस्तेमाल करें जिससे रूम में धुआं ना भर जाए। और रात को सोते समय ये बोला जाता है कोई भी अंगीठी ऐसे अगर इस्तेमाल कर भी रहे हैं तो रात को कमरे से बाहर रख दें, ना कि कमरे के अंदर रखें। इसके अलावा हार्ट अटैक की भी संभावना 60 साल के ऊपर बढ़ जाती है। वो हालांकि एज के अनुसार होता है कि एज के साथ कुछ ना कुछ अंग आपके वीक पड़ जाते हैं, तो उसमें हार्ट अटैक का भी खतरा बढ़ जाता है। अच्छा, जिस तरह से डॉक्टर साहब सोशल मीडिया पे अभी मैसेज दौड़ रहा है कि अचानक सर्दी का मौसम है, ब्लड जो है थोड़ा गाढ़ा हो जाता है, रात को सोते समय जब उठे टॉयलेट को उठते हैं तो लोगों में अटैक आता है, ये क्या सही है? इस तरह से बचना चाहिए? मतलब जिस तरह से सो करके एकदम अचानक उठते हैं और लोगों की जो मृत्यु हो जाती है, उसमें क्या ब्लड सर्कुलेट भी हार्ट अटैक की संभावना ठंड में हो जाती है, लेकिन उसका थोड़ा बहुत संबंध मुझे लगता है बीपी से भी है। सर्दियों में लोगों का जो पानी का इंटेक है
वो बहुत कम हो जाता है। आप देखेंगे कि आप आधा लीटर पानी भी नहीं पी पाते हैं, जबकि गर्मियों में हम 3-3 या 4-4 लीटर पानी पी लेते हैं। तो जहाँ तक मुझे उसका संबंध लगता है वो कम पानी पीना है। आप पर्याप्त मात्रा में अगर 1.5 लीटर पानी पिएंगे तो कोई भी ऐसी परेशानी मुझे नहीं लगता है कि आनी चाहिए। खून जो गाढ़ा होने की बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल, आज तमाम जानकारियों पे जो हमारे साथ थे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र दातागंज चिकित्सा प्रभारी रितेश भसीन जी। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को, साथ में नवजात शिशुओं और तमाम तरह की बीमारियों से किस तरह से बचना चाहिए, और युवाओं में हार्ट अटैक और जिस तरह से सर्दियों में ब्लड गाढ़ापन के तहत अगर अटैक आता है, तमाम विषयों पे आज जानकारी हुई, तमाम चर्चा की। कैमरा पर्सन वाहिद के साथ बदायूं से भारत आज के लिए विजय राठौर। खास खबर हो या सवाल आपका, हम आपको दिखाएंगे विश्वसनीय खबर। इसीलिए हमारे सभी पेजों को कर लीजिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, ताकि हर खबर